हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में नौका विहार। तो उसके हमने 2 पैराग्राफ कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि ये जो कविता है ये इसमें प्रकृति का इसमें इन्होंने बहुत ही खूबसूरत से वर्णन किया है और इसमें जो गंगा है उसका मानवीकरण किया है। साथ ही ये जो कविता है ये इन्होंने अपने प्रारंभिक काल में लिखी थी, जब इन्होंने ये काला कांकर के राजभवन में अतिथि के रूप में गए थे, तो वहाँ पे ये नौका विहार इन्होंने की थी और उसी के ऊपर इन्होंने ये कविता लिखी थी। और ये जो नौका विहार कविता है ये गुंजन नामक जो इनका काव्य संग्रह है उसमें संकलित है। तो 2 पैराग्राफ हमने कर लिए थे जिसमें बता रहे थे इन्होंने कि नौका विहार जो है इन्होंने शुरू की थी और गंगा का वर्णन किया था, चांदनी की बालू जो है उसका वर्णन किया था, किनारे राजमहल जो सबका इन्होंने वर्णन किया। तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। तो यहाँ पर जो है गंगा की धारा पर जो नाव तैर रही है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और तारों युक्त जो आकाश है वो जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। और इसी का अलंकारिक वर्णन जो है कवि ने यहाँ पर इस जो अंश है, पद्य का अंश है, उसमें किया है। वे कह रहे हैं कि जब पानी में नाव चलती है तब जो जल है, स्थिर जल है, वो हिलने लगता है और साथ ही उसमें जो आकाश का प्रतिबिंब है, अनंत आकाश का जो प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है वो भी हिलता हुआ जान पड़ता है। तो ऐसा लग रहा है, इसी कारण जो पंत है वो कहते हैं कि जब नौका चलती है तो आकाश के ओर छोर भी हिल जाते हैं। कि नौका से उठती जल हिलोर, कि नौका जब चलती है तो जल के हिलने से ऐसा लगता है कि नभ के भी ओर छोर यानी कि सारे आकाश जो है वो भी हिल जाता है। तो तारों की जो ज्योति गंगा में प्रतिबिंबित हो रही है वैसा प्रतीत होती है। जैसे नेक्स्ट लाइन में, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अस्त अंतर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो आकाश के जो तारे हैं वो जो है गंगा में प्रतिबिंबित हो रहे हैं और उससे ऐसा लग रहा है कि मानो फटे हुए नेत्रों से स्थिर होकर तारों का समूह जो है वो जल के हृदय में प्रकाश करके कुछ खोज रहा हो। विस्फारित नैनों से निश्चल यानी फटे हुए नेत्र, मतलब जब हम कोई चीज़ खोजते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, नेत्र को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान से देखते हैं कि चीज़। तो वो जो उसमें तारों की जो ज्योति उसमें पड़ रही है, जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है उसका, तो वो बिल्कुल कवि को ऐसा लग रहा है कि फटे हुए नेत्रों से जो तारों का जो दल है वो जल के हृदय में नभ का अस्त अंचल लिखा है ना यहाँ पे, दो नभ का अस्त स्थल, क्या कि जो तारों का जो समूह है वो जल के हृदय में प्रकाश करके कुछ खोज रहा है। तो ज्योतित कर यानी कि प्रकाश करके कुछ खोज रहा है। तारों के उन छोटे छोटे दूतकों को निरंतर अपने चंचल अंचल की ओट में करके लहरें पल पल लुकती छिपती फिर रही थी। फिर जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट की अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। तो यहाँ पे है ये लाइन कि जो तारों के जो छोटे छोटे दिए हैं, तारों को क्या कहा है ना, छोटे छोटे दिए जो हैं वो उन्हें जो है लहरें जो हैं वो अपने चंचल अंचल की ओर, जैसे लहरें को उन्होंने क्या कहा था, आंचल कहा था गंगा का। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि जो छोटे छोटे दीपक रूपी तारे हैं उनको अपने चंचल अंचल की ओट में करके लहरें जो हैं पल पल लुकती छिपती फिर रही थी। क्यों ऐसा कहा था, क्योंकि लहरें जो हैं कभी भी स्थिर तो रहेंगी नहीं, जब उसमें नाव चल रही है तो जाहिर सी बात है उसमें लहरें उठेंगी। तो लहरों के साथ साथ वो जो तारों का प्रतिबिंब पड़ रहा है वो भी ऊपर नीचे होगा, तो उससे कभी कभी कोई तारे दिखते हैं, कभी नहीं दिखते। तो उसी को उन्होंने कहा है कि जो चंचल अंचल की ओट की जो लहरें हैं वो लुकती छिपती फिर रही हैं। सामने शुक्र की छवि झिलमल, तैरती परिसी जल में कल, रूप हरे कचों में हो ओझल। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सामने ही शुक्र तारे की जो शोभा है वो झलमल करती हुई चमक रही है ना। सामने शुक्र की छवि झलमल, कि सामने ही शुक्र तारे की शोभा जो है वो झलमल करती हुई चमक रही थी और वो पानी में इस देखो ना, तैरती परिसी जल में कल, तो वो पानी में इस प्रकार दिखाई दे रही थी जैसे कि जल में कोई सुंदर परी जो है अपने सुनहरे केशों में स्वयं को छुपाकर तैर रही हो। रूपहरे कछों में हो ओझल, कि अपनी कोई मतलब जो शुक्र की जो छवि है वो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कोई जो सुंदर परी है वो अपने सुनहरे केशों को केशों में स्वयं को छिपाकर तैर रही हो।
तो यहाँ पे शुक्र की छवि का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। और रूप भरे कच्छों में ओझल, और जो दशमी का चांद जो है अपने टेढ़े मुंह को वो मुग्धा नायिका की तरह रुक रुक कर लहरों के घूंघट में छिपा छिपा कर देख रहा है। नेक्स्ट टाइम में लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तेरियक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, कि जो चांद को उन्होंने क्या कहा है, मुग्धा नायिका कहा है, कि जो जिस तरह मुग्धा नायिका की तरह वो अपने तिरछे मुख को, निज तिर्यक मुख यानी कि अपने तिरछे मुख को वो दिखलाता हुआ सा घूंघट में, लहरों के घूंघट में, लहरों के घूंघट से झुक कह रहे हैं कि टेढ़े मुख को रुक रुक कर तथा लहरों के घूंघट में छिपा छिपा कर दिखा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने ये लहरों का और चांदनी का यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। कवि पंत का जो सूक्ष्म प्रकृति परिवेषण है वो अत्यंत मनोहर है। और यहाँ पे इन्होंने जो विस्फारित नैनों से चंचल तारक दल का कुछ खोजना, नभ का हृदय प्रकाशित करना, और लघु जो दीपक के रूप में तारों का लहरों में लुका छिपी खेलना, ये सब जो कल्पनाएं इन्होंने कवि ने की है ये बहुत ही सुंदर जान पड़ी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको इसे विशेष में एक एक लाइन करके डिस्क्राइब कर सकते हैं, करके आ सकते हैं, करना ही चाहिए, तभी आपको इसमें अच्छा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसका पैराग्राफ। जब पहुंची चपला बीज धार छिप गया चांदनी का आकार। तो यहाँ पे इन्होंने कवि क्या कह रहे हैं कि जब हमारी जो नौका है वो गंगा की बीज धारा में पहुँच गई है। अब नौका विहार करते हुए जो पंत जी की जो नौका है वो गंगा के बिल्कुल बीच धारा में पहुँच गई है। तो उनकी जो दृष्टि है वो चंद्रमा की चांदनी में चमकता हुआ रेतीला कगार जो है वो ओझल हो गया, छिप गया चांदनी का कगार, है ना। तो कह रहे हैं कि जब धारा के बीच में नौका पहुंच गई है तो उनकी दृष्टि से जो है चंद्रमा की चांदनी से जो रेतीला कगार दिखाई दे रहा था वो ओझल हो गया है। दो बाहों से दूरस्थ तीर गंगा का कृष्ण कोमल शरीर। उस समय क्या कह रहे हैं कि दूर दूर तक स्थित गंगा के दोनों तट जो हैं वो फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे हैं। तो अब नदी है तो उसके दो छोर तो दिखाई देंगे ही, एक इधर एक इधर। तो उन दो छोरों को उन्होंने क्या कहा है, दो तटों को उन्होंने क्या कहा है कि ऐसा लग रहा है सिर्फ कि फैली हुई जो बाहें हैं वो उसकी बाहों के समान प्रतीत हो रहा है। और जो गंगा की धारा के और वो जो है गंगा की धारा के क्षीणकाय कोमल नारी शरीर से आलिंगन बद्ध करने के लिए अधीर हो रहे हैं, है ना। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। तो जो तट हैं उन्हें उन्होंने कहा है उसके दो बाहें और जो दूर तक दिखलाई दे रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो अधीर हैं ये धारा का कोमल और कोमल जो शरीर है, क्षीणकाय जो शरीर है नारी शरीर से वो आलिंगन बद्ध करने के लिए वो अधीर हो रहे हैं। नेक्स्ट है अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भू रेखा सी अराल। क्या कह रहे हैं यहाँ पर आगे कि बहुत दूर तक क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्ति थी जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नीलवर्णी और विशाल नयन की तिरछी भुहों के समान दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत दूर पे जो है बहुत दूर पर जो है एक क्षितिज पर, यानी कि बिल्कुल ऐसा होता है ना लास्ट में एक काली सी छाया दिखाई देती है, वो जो पेड़ों की छाया है या पेड़ों की पंक्ति है अति दूर क्षितिज पर विटप माल। तो जो क्षितिज पर पेड़ों की जो पंक्ति है भू रेखा सी अराल वो क्या लग रही है, विशाल नैन की तिरछी भुहों के समान दिखाई दे रही है। और ये विशाल नयन किसके हैं, अपलक नभ नील नयन विशाल। ये जो नयन है जिसकी तिरछी भुहों पंक्ति दिखाई दे रही है, वृक्षों की पंक्ति लग रही है, वो किसके, वो आकाश के नीलवर्णी और विशाल नयनों की तिरछी भुहों के समान दिखाई दे रहे हैं। नील नयन विशाल अपलक नभ, तो आकाश के जो नीलवर्णी और विशाल नयन हैं उसके जो तिरछी भुहों के समान लग रहे हैं। क्षितिज पर जो दिखाई दे रहे हैं वृक्षों की जो रेखा दिखाई दे रही है वो कैसी लग रही है, वो नैनों की तिरछी भुहों के समान दिखाई दे रहे हैं। और नैन किसके, आकाश के। आगे देखते हैं माँ के ओर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप।
अब यहाँ पे क्या है कि उन्हें एक छोटा सा द्वीप दिखाई देता है, वहाँ पे गंगा की धारा के पास छोटा सा द्वीप है और जो लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता है। अब छोटा सा द्वीप है नदी के बीच में, तो जाहिर सी बात है उसमें जो लहरें हैं वो टकराएंगी और जहाँ को उन्हें रास्ता मिलेगा वहाँ को चली जाएंगी। तो उसी द्वीप का यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है कि वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो। तो उस द्वीप को उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे इन्होंने मानवीकरण कर दिया द्वीप का कि जो शिशु है वो ऐसा लग रहा है जैसे छोटा सा शिशु जो है अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ है, या माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप। तो उस द्वीप को क्या कहा है इन्होंने, शिशु कहा है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक। अब गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है? उर्मिल प्रवाह को कर अधीत, यानी कि ये मैंने लाइन अभी बताई थी आपको कि जो धारा के प्रवाह को रोककर उलट देता है, ये लाइन यहाँ पर है। अब आगे देखते हैं, वह कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता, हरने निज विरह शोक छाया को कोकी का विलोक। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब जो गंगा के ऊपर जो पक्षी उड़ रहे हैं उसको देखकर पक्षी जो पंत जी हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गंगा के ऊपर ये उड़ता हुआ जो पक्षी है ये कौन है? क्या वह कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं है? क्या विकल कोक उड़ता, यानी कि कोई जो वियोगी चकवा है, हरने निज विरह शोक, कोई चकवा तो नहीं है जो अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ हो, जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठा हो। छाया को कोकी का विलोक, कि जो गंगा में उसका अपना ही प्रतिबिंब जो उसे दिखाई दे रहा है उसे अपनी चकवी समझकर से विरह वेदना को मिटाने और से मिलने हेतु तो नहीं उड़ा जा रहा है। तो ये बात इन्होंने लास्ट लाइन में कही है कि जो विहग है ये कौन है, ये कहीं वो चकवा तो नहीं है जो अपनी चकवी से बिछड़ गया हो और अपनी ही प्रतिबिंब को चकवी समझकर अपने वियोग को, विरह वेदना को मिटाने के लिए उससे मिलने के लिए जा रहा हो, उड़ा जा रहा हो। तो इसके अंतर्गत भी आप कुछ विशेष देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रकृति का जो इन्होंने सजीव चित्रण किया है, यानी कि जितने भी यहाँ पे प्रकृति के उपादानों दिखाई दी उसका इन्होंने मानवीकरण कर दिया है। तो मानवीकरण किस किस का मैंने आपको बताया था यहाँ पे बीच में कि एक तो सोया धारा में एक द्वीप, इसका मानवीकरण हुआ है। और उपमा जिन्होंने किया है आलिंगन को अधीर अपलक नभ नील नयन विशाल, यहाँ पे इन्होंने जो है मानवीकरण लिया है। उपमा लिए है इन्होंने शिशुसा भूरेखा सी, मतलब उपमा का तो सीधा सीधा जो कहना चाहिए एक तरीके से जो विशेषता है कि उसमें शब्द के साथ सा सी जनु जानू मानू ये सब वर्ड्स जो हैं वो पद में ही दिखाई देते हैं, तो इससे साफ ही पता चल जाता है कि यहाँ पर उपमा है। तो और साथ में यहाँ पर भ्रांतिमान भी है, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन में वे कौन विहग, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है कि जो छाया है उसको वो चकवी समझकर अपने वियोग वेदना को मिटाने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर जो कौन सा अलंकार जाएगा, यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की जो 2 पैराग्राफ अब बचते हैं इसमें वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।